हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को शिव नारायण एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में जो आर्टिकल 12 टू 35 है। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो पार्ट 3 यानी भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक 12 टू 35 है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट का इम्पोर्टेंस क्या है, सेकेंड में हमने बताया लिमिट क्या है। जैसे फंडामेंटल राइट आपके पास है, प्रत्येक नागरिक के पास है, क्या उसका कोई लिमिट है या नहीं है, क्या मतलब कभी भी आपका मतलब ख़त्म किया जा सकता है फंडामेंटल राइट या नहीं ख़त्म किया जा सकता है। राष्ट्रपति का क्या अधिकार है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, इसका नेशनल इमरजेंसी में मतलब कैसे लागू होता है या नहीं लागू होता है। सेना जो शासन होता है, मार्शल लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या है, क्या सेना में जो लोग शामिल होते हैं क्या उनके राइट उतना ही होते हैं जितना एक सामान्य नागरिक का होता है। तो इन सभी बातों को मैंने सेकेंड लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल मतलब 1 to 1 कहने का मतलब हुआ कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। तो इसको हम लोग दोस्तों तकरीबन 2 से 3 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 और 13 इसमें क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे जो राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू रिलीजियस जो रिलीजियस का फ्रीडम है, वो सभी बातों को हम लोग फिर आगे पढ़ें, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज जानते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। तो आर्टिकल 12 पहले जान जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट जो पार्ट कंप्लीट किया, फर्स्ट पार्ट में क्या था दोस्तों, मैं थोड़ा सा एक बार आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, फर्स्ट जो पार्ट हम लोग पढ़े थे यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी जो पढ़े थे, सेकेंड हम लोग पढ़े थे सिटीजनशिप, और थर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने देश का ये जो नाम क्या है, इसका बाउंड्री के बारे में बताया था, स्टेट के बारे में बताया था। फिर इसमें कोई स्टेट को 2 भाग में हम लोग बांट देते हैं आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 2 के तहत किसी बाहरी स्टेट को हम लोग अपने देश में मिला सकते हैं। ठीक है, इन सभी बातों को हम लोग पढ़े थे। तो आप अपना अधिकार मांग रहे हैं, पहली बात कुछ क्षेत्र में रह रहे हैं, फिर अब क्या हो गया कि वहाँ के आप नागरिक हो गए, भारत के आप तो नागरिक हैं, फिर आप फंडामेंटल राइट मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो अधिकार जो आप मांग रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं, राज्य से मांग रहे हैं। राज्य कहने का मतलब आप यूपी बिहार झारखंड यहाँ पे मत कंसिडर कीजिएगा। ठीक है, राज्य कहने का मतलब एक पॉलिटी में एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ एरिया होना चाहिए, तो हमारे देश का एरिया है या किसी भी देश का एरिया अपना होता है, वहाँ पॉपुलेशन होना चाहिए, जनसंख्या होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए। सोवरेन करने का मतलब संप्रभु, और संप्रभु का मतलब होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल, यदि अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है तो वो सोवरेन है। तो ये तो भारत आप देख सकते हैं कि सोवरेन है। एक हमारा भूभाग है, बहुत ही खूबसूरत नक्शा है, वर्ल्ड के पूरे कंट्री का आप नक्शा देखिएगा, सबसे खूबसूरत नक्शा आपको भारत का मिलेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक नागरिक को जो अपने देश का है उसे तो अपना उतना ही प्रेम है कि ना। अमेरिका वाले को अमेरिका का सबसे अच्छा खूबसूरत नक्शा लगेगा। खैर वो तो बात है, लेकिन ये क्या है, सिटीज अति है, एरिया है, पॉपुलेशन है, सोवरेन है। तो आप जिससे मांग रहे हैं वो राज्य है, तो उस राज्य की परिभाषा क्या है, यही आर्टिकल 12 में बताया गया है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 36 आप जब पढ़िएगा, जब मैं डीपीएसपी पढ़ाऊंगा तो वहां भी राज्य का परिभाषा है, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ डेप्थ में जब जाएगा तो कुछ ना कुछ अंतर पड़ जाता है। आइए देखते हैं आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है, पहली बात समझिएगा, वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 3 के लिए है। आप तो सोच रहे हो कि ऐसा कैसे है, लेकिन जी आप जब पढ़िएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट 3 से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, राज्य की परिभाषा में अब क्या क्या आते हैं, तो यहाँ पर लिखा भारत की सरकार एवं संसद। भारत की सरकार एवं संसद, तो भारत की जो सरकार है कहने का मतलब क्या हुआ, केंद्र स्तर पर। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे ये हमारा देश हो गया और इसके अंदर अलग अलग स्टेट हैं, इसको सेंटर मानिए, और वहाँ की सरकार एवं संसद, सरकार के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, जो केंद्र के अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्री आ जाते हैं या केंद्र के अधीन जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं वो तो केंद्र की सरकार के अंतर्गत आते हैं। और संसद तो आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ है कि नहीं। और फिर है नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। अब राज्य के सरकार के अंतर्गत आ जाते हैं बहुत सारे संस्थाएं हैं, और विधानमंडल में क्या है,
विधान परिषद, विधानसभा। विधानमंडल में दो चीज़ आ जाते हैं, विधान परिषद, विधानसभा। जहाँ विधानमंडल विधान परिषद नहीं है वो सिर्फ विधानसभा वहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है जो बहुत ही कॉमन है, ये आप जानते होंगे। केंद्र की सरकार से मतलब आप अपना राइट मांग रहे हैं। राज्य क्या है, तो राज्य है भारत की सरकार, संसद, राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। अब आप सोचिए कि आप अपना फंडामेंटल राइट किससे मांगते हैं, या सरकारें आपसे फंडामेंटल राइट छीनती है। तो आप यदि मान लेते हैं कि यूपी में रह रहे हैं या बिहार में रह रहे हैं, ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बिहार का। तो बिहार में रह रहे हैं, तो आपका यदि सरकार राइट को दबा रही है, कम कर रही है, तो आप उसे मांगेंगे ना सरकार से। क्यों? क्योंकि आप भारत के एक नागरिक हैं और संविधान आपको फंडामेंटल राइट दिया हुआ है, और आप ये सरकारें छीन रही है, राज्य स्तर की सरकारें, तो आप मांग करते हैं, यानी ये राज्य के अंतर्गत हो गए ना। तभी तो आप अधिकार आप किससे मांग रहे हैं, राज्य से। और अधिकार दे भी कौन रहा है, राज्य ही दे रहा है। स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण, दोनों में क्या अंतर है इसे देखते हैं। स्थानीय प्राधिकरण में आता है विधि, आदेश या अधिसूचना। स्थानीय प्राधिकरण में विधि, आदेश या अधिसूचना जो भी जारी करता है, कानून के निर्माण करने वाले, विधि से रिलेटेड क्या होता है, कानून का निर्माण करने वाले, कोई आदेश देने वाले, इन सभी व्यक्तियों को हम लोग कहते हैं स्थानीय प्राधिकरण। अब उसके अंतर्गत कौन आएगा, नगर पालिका, नगर निगम, पंचायतें। क्यों? क्योंकि ये कानून बनाते हैं, सॉरी ये आदेश पारित करते हैं, कानून नहीं बनाते हैं, सॉरी। ये नगर पालिका या नगर निगम क्या हो गया, आदेश पारित करते हैं ना दोस्तों। किसी भी चीज़ को बनाना हो, जैसे सड़कें बनाना हो, नली बनाना हो, वगैरह वगैरह काम होते हैं वार्ड में या पंचायत में। तो इन सभी जो काम करते हैं तो वो स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत आते हैं। तो यदि स्थानीय प्राधिकरण आपके राइट को छीन रहा है तो क्या करते हैं आप, इससे मांग करते हैं कि नहीं आप मेरे राइट को नहीं छीन सकते हैं, और आप इनसे मांग करते हैं सड़कें अच्छी हो, ये आपका अधिकार है कि नहीं, क्योंकि आप उससे मांगते हैं। मतलब समझाने के लिए कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपका क्या है, जो वो आदेश जारी कर रहे हैं, अधिसूचना जारी कर रहे हैं, तो वो भी किसके अंतर्गत आ गए, राज्य के अंतर्गत। मैं समझाना चाह रहा था, तो मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके होंगे। अब है फोर्थ पॉइंट है अन्य प्राधिकरण। अन्य प्राधिकरण में होता है वित्तीय प्राप्त संस्था। अब वित्तीय किससे प्राप्त होंगे, सरकार से। तो जितनी संस्थाएं होती हैं, यदि सरकार का उसमें डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट भी वित्तीय प्राप्त हो, या सार्वजनिक महत्व का कोई संस्था हो, तो वो राज्य के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। संविधान में आर्टिकल जो 12 है उसमें राज्य की परिभाषा जो दिया गया, उसमें 4 पॉइंट आते हैं। केंद्र की सरकार एवं संसद, क्योंकि केंद्र में क्या होता है, संसद। राज्य की सरकारें, विधानमंडल। स्थानीय प्राधिकरण, अन्य प्राधिकरण। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 13 क्या कहा था। आर्टिकल 12 सिर्फ आपको राज्य का डिफिनेशन बता रहा है। अब आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 जो है, इसका आप हेडलाइन के तौर पर आप समझना चाहेंगे तो ऐसे समझिए, कह रहा है कि मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यदि फंडामेंटल राइट से हटकर या फंडामेंटल राइट को छीनने वाला, उसे कम करने वाला किसी भी प्रकार का यदि कानून बनता है, मतलब फंडामेंटल राइट से असंगत हो, तो उसको जितना भाग तक फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, कम करेगा, वहाँ तक को समाप्त कर दिया जाएगा। यदि फंडामेंटल राइट को पूरे खत्म कर रहा है तो पूरे उस विधि को समाप्त कर दिया जाएगा। तो इसमें हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे, मतलब आर्टिकल 13 का 1, 13 का 2, 13 का 3, 13 का 4। तो आइए 1 बाय 1 देखते हैं। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्या कहता है, क्लोज। ये हेडलाइन हो गया आपको, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं ना आर्टिकल 14 to 18 समता का अधिकार, तो उसी प्रकार आप समझ लीजिए कि आर्टिकल 13 का ये क्या हो गया, डेफिनेशन, हेडलाइन है, नाम है। उसके अंदर अब क्या है, आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है, संविधान पूर्व विधियाँ। संविधान पूर्व कहने का मतलब हुआ कि 26 जनवरी 1950 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 100% कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949। सही है आप, ठीक है। आप बोले मुझे सुनाई दे गया, ठीक है। अब देखिए, तो इसमें कहा गया है कि यदि संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे देश, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ, तो क्या उससे पहले हमारे देश के नागरिकों के पास कोई राइट नहीं था,
किसी भी प्रकार का क्या कोई अधिकार नहीं था? अधिकार था। आप ये भी जानते हैं कि 1935 जो एक्ट है उससे तकरीबन 60% से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रशासनिक व्यवस्था वो लिया गया है, एक्सेप्ट किया गया है। यानी राइट तो कुछ हुआ ना। तो जब संविधान लागू हुआ उससे पूर्व किसी भी प्रकार का कोई कानून बना हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई कानून बना हुआ है। अब जब ये 26 जनवरी 1950 से पूर्व की बात मैं बता रहा हूँ, ये पहले, अब ये 26 जनवरी 1950 और ये जो कानून बना, ये जो है, इसके द्वारा क्या कर दिया जा रहा है कि इसको ढक लिया जा रहा है। मतलब जो पहले जो कानून बना है ना 1950 से पहले, मतलब जो विधियाँ थी, उस विधि के द्वारा देखा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट को कम किया जा रहा है। तो आर्टिकल 13 का 1 में कह रहा है कि वो सभी समाप्त हो जाएंगे। जितना भाग तक खत्म कर रहा है, मतलब फंडामेंटल राइट को कवर कर रहा है, उसे ढकने का प्रयास कर रहा है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। ये पूर्व से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ और टर्म आते हैं, डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसे समझते चलते हैं। पृथक्करण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है, इसमें यही कहा गया है कि यदि मूल अधिकारों से रिलेटेड कोई चीज़ें नहीं है, मूल अधिकारों से रिलेटेड जो कानून पहले है वो क्या है, मूल अधिकारों से असंगत हो जा रहा है, मतलब उससे अलग हो जा रहा है, मूल अधिकारों को कम कर रहा है, मूल अधिकारों को छीन रहा है, तो वो सभी विधियाँ खत्म हो जाते हैं। ये मतलब उसका पॉइंट कर कर ये एक नया नया क्या है सिद्धांत कह दीजिए आप, ये लाया गया। अब देखिए आगे क्या, ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स आप पढ़े होंगे, तो उसमें क्या होता है, किसी ने चीज़ के तो ढक रहा है ना, तो यही कह रहा है कि ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत कर रहा है, ठीक है दोस्तों। ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत कर रहा है कि रिलेटेड टू आर्टिकल 3(1) से है, और 3(1) भी क्या कह रहा है कि यदि छीन रहा है, फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, तो सभी विधियाँ समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए संविधान पूर्व सभी समाप्त नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा है कि सेकेंड में है संविधान पूर्व सभी समाप्त नहीं, सॉरी इसमें सभी समाप्त हो जाएंगे। संविधान पूर्व से जो भी इसमें आच्छादन कर रहे हैं और उसको ढक रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यदि मूल अधिकार से संबंधित यदि है, मूल अधिकारों को ढक रहे हैं, मूल अधिकारों को कम कर रहे हैं, तभी हम उसको समाप्त कर देंगे। ये हो गया मूल अधिकारों के संबंधित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप स्वेच्छा से, आप अपने इच्छा से फंडामेंटल राइट को त्याग कर दे रहे हैं। जैसे हमारे देश में कोई बच्चा जन्म लिया और जन्म लेते के समय क्या हो गया, भारत का नागरिक हो गया यदि माता पिता उसके हैं, और उसके पास राइट भी होगा, फंडामेंटल राइट्स भी होगा। तो भारत का यदि कोई नागरिक है अपने आप से कहे कि नहीं मैं फंडामेंटल राइट को त्याग करता हूँ, जो मुझे संविधान दे रहा है उसे मैं त्याग करता हूँ, तो ऐसा त्याग नहीं कर सकते। मूल अधिकारों का आप त्याग नहीं करते हैं, उसके पीछे रीजन है। देखिए यूएसए और इंडिया में हम कंपेयर करते हैं तो हम समझ जाएंगे। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन में ये कॉन्सेप्ट है कि आप त्याग कर सकते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। उसके पीछे कारण है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस समय 7% से ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि शिक्षा का बहुत ज़्यादा जो मतलब शिक्षा का बहुत ज़्यादा यहाँ क्या है, कमी है। और जब हम ऐसा कॉन्सेप्ट ला देंगे कि आप व्यक्ति त्याग कर दें, तो कोई गलत काम के लिए, कोई गलत चीज़ के लिए हो सकता है कि अपने त्याग दे और वो क्राइम कर दे, ऐसा कुछ कर दे। तो संविधान ने कहा कि नहीं, किसी भी नागरिक को हम ऐसा अधिकार नहीं देंगे कि वो स्वयं की इच्छा से फंडामेंटल राइट को त्याग करें, जबकि अमेरिका में आप ये काम आसानी पूर्वक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 3 का 2 क्या कहता है, संविधान लागू के पश्चात। हमने आर्टिकल 13 का 1 क्या पढ़ा, संविधान लागू के पूर्व, ठीक है। जैसे एक डेट रख लीजिए, यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं ना हम लोग। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, 0 से इधर हो गया पॉजिटिव, 0 से इधर हो गया नेगेटिव, यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं दोस्तों। तो उसी प्रकार आप जिस दिन 26 जनवरी को आप मान लीजिए 0,
और 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ वो 13 का 1 है, और 26 जनवरी से बाद वाला हो गया वो 13 का 2 है। वो रिलेट कर रहा है इसको, कह रहा है कि संविधान लागू के पश्चात क्या होंगे, तो कह रहा है कि राज्य विधि द्वारा भाग 3 को कम नहीं कर सकता। मतलब इसका कहने का मतलब सीधा सा यह है कि राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण किसी भी प्रकार के लॉ बनाकर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट भाग 3 क्या है, FR, फंडामेंटल राइट को कम नहीं कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार के ऐसा कोई कानून बनाकर आप उसे कम करने की कोशिश नहीं कर सकते। ज़्यादा कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को, पर कम नहीं कर सकते। हाँ, परिस्थितियाँ हैं, मैंने सेकेंड वीडियो में बताया है कि परिस्थितियाँ बस किया जा सकता है, परंतु हम जो ये बात कर रहे हैं कि नहीं कम किया जा सकता है कोई कानून बनाकर, वो सामान्य परिस्थितियों में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि नहीं कर सकते हैं। और कहा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है, न्यायिक यहाँ पे पुनर्लोकन कहने का मतलब होगा कि न्यायपालिका देखेगी किसी भी विधि को क्या करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया या स्टेट लेजिस्लेटिव किसी ने कानून बना दिया, ठीक है, तो कौन देखता है इसको, दोनों को देखने का काम किसका है, जुडिशरी का। ठीक है, जुडिशरी देखती है कि क्या ये जो कानून बना है कहीं फंडामेंटल राइट को कम तो नहीं ना कर रहा है, कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं ना है। तो इन सभी बातों को देखने का काम जुडिशियल रिव्यू, तो वही न्याय के अनुसार देखा जाता है, संविधान के अनुसार देखा जाता है। जुडिशरी देखते हैं कि सही है या नहीं। ये हुआ आर्टिकल 3 का 2। अब देखिए दो चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, तो यही दोनों चीज़ मैंने बता दिया। यहीं पे अब लिखा हुआ था कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब पहले और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, यही चीज़ था बातें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33 का जो है क्लोज 3 में इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया विधि का अर्थ क्या होगा। लॉ जो होगा, कानून जो है, उसका अर्थ क्या है, आखिर क्या क्या चीज़ जो है वो कानून के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा, उन सभी बातों को आर्टिकल 3 का जो 13 है उसका क्लोज 3 में लिखा गया। देखिए विधि का अर्थ क्या होगा, आप लोग बोलते हैं विधि, तो आखिर उसका अर्थ क्या है। ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जो राष्ट्रपति महोदय जारी करते हैं, और राष्ट्रपति महोदय कब जारी करते हैं थोड़ा थोड़ा मैं हम लोग डिस्कस करते चलते हैं। ऐसा तो हम लोग जब पढ़ेंगे उनका रोल जब प्रेसिडेंट का, तो हम लोग समझ लेंगे। देखिए हमारा संसद जो होता है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा तीनों से मिलकर चलता है। ठीक है, और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के सदस्य नहीं होते, परंतु संसद इन तीनों लोगों से मिलकर ही बनता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, अब देखिए ये जब लोकसभा नहीं चलता है या राज्यसभा नहीं चल रहा है, दोनों में से कोई नहीं चल रहा है, और सरकार के सामने ऐसे विकट परिस्थितियाँ आ गए कि अब कानून है ही नहीं और काम करना है, तो राष्ट्रपति से डायरेक्ट ऑर्डिनेंस निकाल दिया जाता है, अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। और अध्यादेश भी जो है दोस्तों एक प्रकार का कानून का ही काम करता है। ये बात सही है कि जब संसद बैठती है तो उसको मतलब रखना पड़ता है संसद के सामने, परंतु फिलहाल आप इतना समझ जाइए कि यदि राष्ट्रपति ने किसी चीज़ को जारी कर दिया, ऑर्डिनेंस हो गया, तो वो 100% कानून है दोस्तों। कोई ज़रूरत नहीं है वोटिंग करने के लिए, ये एक विकट परिस्थिति के लिए ऐसा है। ठीक है, तो कहा गया कि जो वो भी हो जाएगा अध्यादेश। ठीक है, अध्यादेश में क्या हो जाएगा मतलब विधि, आदेश सरकारें जारी मतलब होता है बड़े बड़े तीसरे जारी होता है आदेश, उपविधियाँ, नियम कोई है, विनिमय हो गया, कुछ हो गया, अधिसूचना जारी किया गया, या रूढ़ियाँ हैं या कोई प्रथा है। रूढ़ियाँ यहाँ पे प्रथा करने का मतलब जो समाज के लिए सही है वो भी एक विधि के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं कि कुप्रथा वो विधि के अंतर्गत आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, सही होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ें जो हैं क्या हो जाएंगे, वो सब विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ नियम होता है ना, विनिमय होता है, अधिसूचना होता है, रूढ़ियाँ है, प्रथाएं, ये सभी चीज़ क्या आते हैं, विधि के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 का जो है क्लोज 3 जो है विधि को डेफिनेशन दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 33 का 4 क्या क्या है देखिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। मैं बताया था पिछले वीडियो में कि ये जाना जाता है प्रीवी पर्स के लिए, और प्रीवी पर्स क्या था, राजा रजवाड़ों का एक प्रकार से पेंशन दिया जाता था, तो उसको हम लोग प्रीवी पर्स कहते थे। वो खत्म किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971। लेकिन उस समय सिर्फ यही नहीं संशोधन हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ हुए थे। तो उस समय जो हुआ वो क्या हुआ ना कि देखिए कहते हैं ना कि जब आपके पास ज़्यादा शक्ति हो जाएगा तो आप किसी चीज़ पर मतलब अपने कंट्रोल करना के आप कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमारे देश में एक नियम है और ये चलते आ रहा है कि जब क्या हो जाता है ना कि लेजिस्लेटिव, विधायिका मतलब संसद ज़्यादा पावरफुल हो जाता है ना,
ज़्यादा शक्तिशाली उसके पास आ जाता है, ठीक है। शक्तिशाली कहने का मतलब ज़्यादा उसके पास MP हो गए तो आप शक्तिशाली हैं। हमारे देश में कितने सांसद बैठते हैं? 545। और आपको मान लेते हैं कि 400 प्लस आ गया सीट, तो आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा उस समय क्या होगा कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब उसने क्या किया कि जुडिशियरी को कम करने के लिए तरह तरह के संशोधन करने लगी, और उसके अनुसार उन्होंने क्या संशोधन किया कि जुडिशियली रिव्यू को जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है, न्यायिक पुनर्लोकन जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार सही है या नहीं है, वही तो हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, उसको उन्होंने कम कर दिया, ठीक है। कम करने का प्रयास उन्होंने किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट को कम करने का इन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक उनका एक प्रयास हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि गोलकनाथ केस के विपरीत, गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड था ना दोस्तों, तो इसमें क्या हो गया, विपरीत हो गया उसका। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं, अब और समझ जाइए, यहाँ देखिएगा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। आर्टिकल 13 क्या कर रहा है, किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 13 आप इतना समझ जाइए, सिर्फ आपको क्लोज कुछ नहीं याद रहता है, तो सिर्फ आप इतना समझ जाइए कि यदि सरकार ने कोई भी कानून बनाता है, सरकार कानून कोई बनाती है, और यदि वो संविधान के अनुसार सही नहीं है, फंडामेंटल राइट को कम कर रहा है, ठीक है, तो जुडिशरी क्या करती है कि देखती है कि क्या सही है नहीं है। और आर्टिकल 368 क्या करता है, संविधान संशोधन के तहत कुछ भी आपको जोड़ना है, घटाना हो संविधान में, तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल 368 के तहत। तो दोनों में रिलेट क्या क्या संबंध है हम लोग देखते हैं। आइए, क्या है कि शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में केस हुआ था, 1971 में। अब उसमें केस में क्या था, संसद के द्वारा 368 के अधीन, मतलब उन्होंने कहा कि यदि संसद कोई कानून बनाता है, 300 मतलब कोई संशोधन करता है 368 के तहत, और यदि वो जो है आर्टिकल 32 मतलब कि जुडिशियल रिव्यू को कम कर रहा है, मतलब इसके अंतर्गत नहीं है, बाहर जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है जुडिशियल रिव्यू से, तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होगा, ठीक है, ये विधि ही नहीं होगा। यदि अगर फंडामेंटल राइट को आप कम कर रहे हैं तो उस प्रकार का विधि नहीं होगा। आगे देखिए क्या कहा गया, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य में 1967 में केस हुआ। इन्होंने क्या किया, मतलब यहां पे क्या था, एक सेकंड, यहां पे क्या था दोस्तों कि आप नहीं जा सकते हैं 368 के तहत। यदि सरकार ने, अब मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूं यदि दिक्कत हो रहा होगा तो, यहां पे क्या हुआ कि जब शंकरी प्रसाद केस था 1951 में ना, तो उसमें कहा कि यदि आर्टिकल 368 के तहत कानून बना है ना, तो जुडिशियल रिव्यू की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खुद ने कहा। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि गोलकनाथ वर्सेज पंजाब राज्य 1967 का जो केस हुआ, उसमें कहा कि शंकरी प्रसाद का फैसला जो था, यानी कि पहला वाला फैसला जो है, उसे सुप्रीम कोर्ट खुद के द्वारा दिए गए फैसले को खुद पलट देती है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है, ऐसा काम करती है। तो उन्होंने खुद के फैसले को पलट दिया और कहा कि संसद जो कानून बना रहा है, जो काम कर रहा है, वो विधि है तब सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा वो भी, मतलब जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा वो। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में जब हुआ, तो 368 के अंतर्गत पारित विधि अगर आर्टिकल जो है, आर्टिकल 13 के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए जो एक लाया गया कॉन्सेप्ट ना, आप यहाँ समझिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा चीज़ लाया, मतलब अच्छे जुडिशरी ने कैसा मतलब दिमाग का यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पर समझिएगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में इंदिरा गांधी करती कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उन्होंने कहा कि आपको जुडिशरी के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसके पास जो हम संशोधन कर रहे हैं, ठीक है, वो आप जुडिशरी के पास जाने के मतलब न्यायिक पुनर्लोकन को क्या कर रही थी, जुडिशरी को मतलब कम कर रही थी, वो पावर अपने कंट्रोल में ले रही थी। लेकिन एक वहीं पे एक केस होता है, केशवानंद भारती केस 1973 होता है। केशवानंद भारती 1973 केस में कहता है, जो उन्होंने कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ना, वो सही है, उन्होंने उसको सही ठहरा दिया। बट परंतु यहाँ पे उन्होंने कहा कि यदि आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, आधारभूत ढांचे के खिलाफ है, तो उसको हम कैंसिल कर देंगे, खत्म कर देंगे। अब देखिए जुडिशरी ने कैसे एकदम खेल खेला। जुडिशरी ने कहा, न्यायपालिका क्या है कहना कि ठीक है, आप, उन्होंने कहा कि 24th जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं ना, चलिए करिए, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन हम देखेंगे कि यदि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्सेप्ट आ गया। 1973 का जो केशवानंद भारती केस है, इसमें एक
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया, उसके अंतर्गत जुडिशरी ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया कि हम कौन सा चीज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, ये हम डिसाइड करेंगे। और यदि आप संशोधन कर रहे हैं और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको हम समाप्त कर देंगे। ये जुडिशरी ने यहाँ पे एक अच्छा कह सकते हैं कि नया कॉन्सेप्ट लाया। या अपने आप ये आधारभूत ढांचा आपको कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपना एक अलग सा मतलब सिद्धांत क्या किया गया है, खोजा गया है, आप कह सकते हैं इसको। अब देखिए हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो आया कहाँ से, आप देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, डायरेक्ट वे में नहीं, इनडायरेक्ट वे में भी, मतलब वहाँ पहले था जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो वहीं से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उठाया गया। अब आप सोच रहे हैं कि भारत का जो हमारे कंट्री में है जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत है, उसमें क्या हो गया कि पहले तो था ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खुद से किया गया, ये भी एक प्रकार कह सकते हैं आप जुडिशियल रिव्यू है। देखिए जुडिशियल रिव्यू में क्या हुआ यहाँ पे, सॉरी टाइम लाइन आप देखिए 1950 से लेकर, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का लागू हुआ हमारे देश में, और 1980 तक संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष हुआ इन बातों को लेकर, संशोधन फिर हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, इन सभी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा टकराव हुआ। अब टकराव हुआ तो 1973 में यह जो आया कॉन्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया ना, तो उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि चलो ये मेरा फंडामेंटल जो है बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ गया, अब तो इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। संविधान संशोधन के द्वारा भी सरकार के पास इतना पावर नहीं है कि वो जुडिशियल रिव्यू को ख़त्म कर दे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह आधारभूत ढांचा है। जुडिशियल रिव्यू क्या है? आधारभूत ढांचा है, और आधारभूत ढांचे को जुडिशरी पार्लियामेंट के पास कितना भी पावर हो वो समाप्त नहीं कर सकती। तो कैसे एक तरीका से उन्होंने अपने आप को बचा लिया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचा लिया, ठीक है, कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। या आर्टिकल 368 के तहत क्या कहा गया है कि स्वर्ण भारती में केस में कहा गया है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को संविधान संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने कह दिया कि जो है जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, तब तो किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखिए न्यायिक पुनर्लोकन जो है क्या असीमित है, तो आप देखेंगे कि लगभग असीमित ही है। हर क्षेत्र में जुडिशरी के पास आज इतना पावर हो गया है कि वो हर क्षेत्र में देख सकता है कि क्या यह संविधान के अनुसार सही है या नहीं है। हालांकि कुछ जुडिशरी के फैसले को पार्लियामेंट में बदला जा सकता है, और पार्लियामेंट के जो डिसीजन लिए जाते हैं, जो कानून बनता है, उसको जुडिशरी क्या करता है, चेक करता है कि सही है या नहीं, गलत सही है या नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि आज जुडिशरी के पास लगभग असीमित पावर है। पहले तो ऐसा था कि 9वीं अनुसूची में डाल दिए तो आप चेक भी नहीं कर सकते हैं। आज जुडिशरी के पास पावर है, केशवानंद भारती केस में उन्होंने कहा है कि हम उसके बाद भी चेक कर सकते हैं कि क्या सही है नहीं है। 9वीं अनुसूची में डाल देने से नहीं हो जाएगा, यदि संविधान के अनुसार नहीं होगा तो हम उसको गलत कर देंगे। तब आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है, क्या है, असीमित पावर है, आप कह सकते हैं। यूएसए और इंडिया के जुडिशरी रिव्यू में क्या अंतर है, तो यूएसए में क्या है कि थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग नहीं किया गया, और भारत में दोनों का अलग अलग, पार्लियामेंट का जुडिशरी का अपना अलग है, पार्लियामेंट का अलग है, थोड़ा सा वहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और जुडिशरी वहाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो अपने आप में अलग कर लेते, क्योंकि नहीं देखिए जब अलग अलग नहीं रहेगा तो कोई ना कोई तो एगो अपने पास कर लेगा ना अपने पास, तो जुडिशरी ने अपने ज़्यादा कर लिया है वहाँ, इसलिए तो कहते हैं कि जुडिशरी वहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ब्रिटेन में पार्लियामेंट है, और भारत में क्या दोनों के बीच का है, ना जुडिशरी पावर है ना पार्लियामेंट पावर है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आर्टिकल 12 और 13 था, आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। कल से जो वीडियो आएगा दोस्तों वो राइट टू इक्वलिटी कल हम लोग खत्म कर देंगे। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।